आज हमारे पास अलास्का की पृष्ठभूमि पर आधारित एक कहानी के कुछ अंश है। इसका शीर्षक है अलास्कन थाओ राइज ऑफ द वाइवर्न। हम्म। सुनने में तो ये एक मॉन्स्टर मूवी जैसी लगती है, पर इसकी जड़ें आज के एक बहुत बहुत बड़े मुद्दे से जुड़ी हैं। बिल्कुल। कहानी की जो शुरुआत है वो ग्लोबल वार्मिंग से होती है। मतलब अलास्का की हजारों साल पुरानी बर्फ पिघल रही है। और उसके नीचे दबा है एक ऐसा राज। हाँ, एक ऐसा राज जो विज्ञान और पौराणिक कथाओं की बीच की लकीर को ही मिटा देगा। तो ये सिर्फ एक ड्रैगन की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की कहानी है कि जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो वो किन अनजाने खतरों को जगा सकती है। तो चलिए इसी दिलचस्प टकराव की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक मछुआरे के साथ, जिसकी एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी बर्फीली मुसीबत को नींद से जगा देती है। और ये कोई आम मुसीबत नहीं है। ये 10,000 साल पुरानी भूख है जो जागने वाली है। हाँ, तो कहानी के शुरू में ही हम देखते हैं कि अलास्का में बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। एक मछुआरा है, वो तालाब में मछली साफ कर रहा है और गलती से उसकी उंगली कट जाती है। और खून की बस एक बूंद। बस एक बूंद पानी में गिरती है और बर्फ के नीचे दबे एक विशाल जीव की आंख खुल जाती है। उसे वाइवॉन कहा गया है, मतलब एक बर्फीला ड्रैगन। और यहाँ सिंबोलिज्म देखिए, इंसान के खून की एक बूंद है ना। हमारा छोटा सा दखल प्रकृति की एक ऐसी विनाशकारी ताकत को जगा देता है जिसे हजारों सालों से कैद करके रखा गया था। और वो ड्रैगन जागते ही क्या करता है? वो जागते ही उस मछुआरे पर निगल जाता है। 10,000 साल बाद उसका पहला खाना। और इसके बाद कहानी हमें ले जाती है बीवर मिल्स नाम के एक छोटे से शांत कस्बे में। एक टिपिकल स्मॉल टाउन। हाँ, और यहीं हमारी मुलाकात होती है जेक से। वो पहले एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद अब बढ़ई का काम करता है। और साफ दिखता है कि वो किसी गहरे दुख से भाग रहा है। बिल्कुल, वो इस कस्बे से जल्द निकल जाना चाहता है। और हर हीरो की कहानी में एक वजह होती है रुकने की। यहाँ वो वजह है क्लेयर, जो एक लोकल रेस्टोरेंट में काम करती है और जेक में दिलचस्पी रखती है। और फिर एक क्लासिक लव ट्रायंगल बनाने के लिए है डॉक्टर डेविड। हाँ, कस्बे की इज्जतदार डॉक्टर जो क्लेयर को पसंद करते हैं और जेक को अपना कंपटीशन मानते हैं। ये किरदार कहानी को एक मानवीय धरातल देते हैं। मतलब खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, किरदारों के अंदर भी चल रहा है ना। सही बात है। जेक अपने अतीत से लड़ रहा है, डेविड अपनी जलन से। और इसी रेस्टोरेंट में एक बुजुर्ग महिला है, एडना, उस पहले मारे गए मछुआरे की पत्नी। अच्छा। वो अब भी हर रोज अपने पति के लिए नाश्ता ऑर्डर करती है। ये छोटी सी डिटेल उस आने वाले तूफान से पहले की शांति को दिखाती है। बिल्कुल, ये सब एक क्लासिक स्मॉल टाउन सेटअप है। सब एक दूसरे को जानते हैं, सबकी अपनी छोटी मोटी परेशानियां हैं और उन्हें अंदाजा भी नहीं कि उनकी दुनिया पलटने वाली है। और पहला संकेत भी बड़ा अजीब है। क्या होता है? कस्बे के एक रिटायर्ड कर्नल है, उनके बगीचे में आसमान से एक हिरन का कटा हुआ सिर आकर गिरता है। अरे बाप रे। ज्यादातर लोग इसे किसी की शरारत समझते हैं, लेकिन यहीं से खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल 1950s की क्रिएचर फीचर फिल्मों वाला फॉर्मूला है। तब रेडिएशन और परमाणु बम का डर ऐसे ही राक्षसों को जगा देता था। अच्छा। यहाँ बस परमाणु बम की जगह ग्लोबल वार्मिंग ने ले लिया। ये दिखाता है कि कैसे हमारा समाज अपने सबसे बड़े डर को कहानियों में एक राक्षस का चेहरा दे देता है। पहले अजनबी तकनीक का डर था, आज क्लाइमेट चेंज का डर है। तो अब कहानी किरदारों के आपसी तनाव पर फोकस करती है। डॉक्टर डेविड जैक और क्लेयर की नजदीकी से एकदम जल भुनकर जैक के वैन घर पहुंच जाता है, बहाना बनाकर। हाँ, बहाना है हाथ की चोट का इलाज, पर असल में वो जैक को धमकाने गया है। और जैक उसे साफ साफ बता देता है कि वो यहाँ रुकने नहीं आया है। जैसे ही भाई के एक्सीडेंट के बीमा के पैसे मिलेंगे वो ये कस्बा छोड़ देगा। हाँ, ये सुन के डेविड को तसल्ली हो जाती है कि चलो उसका रास्ता साफ है। लेकिन उसकी ये तसल्ली बस कुछ ही मिनटों की थी। लौटते समय जंगल के पास डेविड को कुछ अजीब लगता है और वो कार रोकता है। और तभी पेड़ों के ऊपर से वो विशाल वाइवर्न उसे घूर रहा होता है। अब तक जो खतरा सिर्फ एक कटी हुई हिरण की गर्दन के रूप में मौजूद था, वो अब हकीकत बनकर सामने खड़ा है। डेविड जान बचाकर जंगल में भागता है। जब उसे लगता है कि खतरा टल गया और वो अपनी कार की तरफ लौटता है, तो वाइवर्न उस पर दोबारा हमला करता है। और हमें स्क्रीन पर बस उसकी चीख सुनाई देती है। हाँ, और ऐसा लगता है कि डॉक्टर डेविड मारा गया। इस पॉइंट पर कहानी का गियर बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक रहस्य नहीं है, खतरा असली है, जानलेवा है और उसने कस्बे के एक जाने माने आदमी को अपना शिकार बना लिया है। बिल्कुल, अब तनाव सिर्फ किरदारों के बीच नहीं बल्कि पूरे माहौल में फैलने लगता है। और वो गोली चलाता है। हाँ, हेस गोली चलाता है, लेकिन उस जीव को खरोच तक नहीं आती।
गोली की आवाज सुनकर शेरिफ डॉसन और जेक वहां पहुंचते हैं। और जैसा कि ऐसी कहानियों में हमेशा होता है, कोई भी शिकारी की बात पर यकीन नहीं करता। बिल्कुल नहीं। शेरिफ को लगता है कि हेस नशे में बड़े राक्षस की कहानियां बना रहा है। लेकिन तभी जेक को पास की झाड़ियों में एक कटा हुआ हाथ मिलता है। ओह, उस हाथ में लगी घड़ी और शर्ट के कपड़े से वो पहचान लेता है कि ये डॉक्टर डेविड का हाथ है। तो अब ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक सबूत था। हाँ, अब शेरिफ के पास एक्शन लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन वो एक्शन क्या ले, वो लोगों से क्या कहेगा? कि एक उड़ने वाला राक्षस हमारे डॉक्टर को खा गया। वो रेस्टोरेंट में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। वो लोगों को एक अज्ञात और खतरनाक जीव के बारे में बताता है और जंगल में अकेले जाने से मना करता है। पर लोग क्या मानते हैं? लोग उसकी बात से ज्यादा आने वाले सालाना त्योहार को लेकर परेशान हैं। ये क्लासिक संघर्ष है जो हमें जॉज जैसी फिल्मों में भी दिखता है ना। हाँ, एक तरफ जान का खतरा है और दूसरी तरफ इकोनॉमी और सामान्य जीवन बनाए रखने की जिद। शेरिफ का ये फैसला कि डर के माहौल से बचने के लिए त्योहार रद्द नहीं होगा, ये दिखाता है कि कैसे हम अक्सर बड़े खतरों को नजरअंदाज करके अपनी छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं। इसी बीच वो रिटायर्ड कर्नल ट्रेविस अपनी जीप में उस ड्रैगन को फिर देखता है। अच्छा, वही कर्नल। हाँ, और अपनी राइफल से उस पर गोलियां बरसा देता है। ड्रैगन को कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर कर्नल सीधा पुलिस स्टेशन जाकर डिप्टी सूजी को बताता है कि कस्बे पर एलियंस ने हमला कर दिया है। एलियंस? जाहिर है सूजी उसे पागल समझकर घर भेज देती होगी। बिल्कुल, हर कोई उस अनजाने खतरे को अपनी समझ के हिसाब से एक नाम दे रहा है। शिकारी उसे राक्षस कह रहा है, कर्नल उसे एलियन कह रहा है। सही बात है। ये दिखाता है कि जब हमारा सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसे हम समझ नहीं पाते, तो हम उसे अपनी जानी पहचानी कहानियों में फिट करने की कोशिश करते हैं। और फिर खतरा कस्बे के और भी करीब आ जाता है। शेरिफ को एक फार्म पर हमले की खबर मिलती है। वो वहां जांच करने जाता है और अस्तबल में किसान थॉमस की खून से लथपथ लाश देखकर सदमे से बेहोश हो जाता है। और इसके बाद वाइवन इंतजार नहीं करता। वो अब छिपकर हमला नहीं करता, बल्कि सीधे कस्बे के बीचों बीच रेडियो स्टेशन के सामने उतरता है। ओहो, बिल्कुल, और आते ही वो सबसे पहले एक पावर पोल को तोड़ देता है। पूरे कस्बे की बिजली गुल, फोन लाइंस बंद। मतलब बाहरी दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। हाँ, लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे हैं। डिप्टी सूजी लोगों को शांत करने की कोशिश कर रही होती है, तभी ड्रैगन उसे अपने पंजों में उठाकर ले जाता है और मार डालता है। ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। अब तक कानून व्यवस्था का एक प्रतीक मौजूद था, शेरिफ, डिप्टी की मौत के साथ ही वो सुरक्षा का भ्रम भी टूट जाता है। अब कोई बचाने नहीं आएगा। अब वो सब अकेले हैं। जेक, क्लेयर और कुछ और लोग भागकर रेस्टोरेंट के अंदर छिप जाते हैं। ड्रैगन दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर दूसरे शिकार की तलाश में उड़ जाता है। यहाँ कहानी पूरी तरह एक सर्वाइवल थ्रिलर बन जाती है। हाँ, सवाल ये नहीं है कि खतरा क्या है, सवाल ये है कि जब आप एक बंद जगह में फंस गए हो और बाहर एक भूखा राक्षस हो, तो आप बचेंगे कैसे? और अक्सर ऐसी ही बंद जगहों पर जब मौत सामने खड़ी होती है, तभी सबसे बड़े राज खुलते हैं। बिल्कुल, रेस्टोरेंट के अंदर फंसे लोगों में वो शिकारी हेल्स भी है और वो बताता है कि ये कोई एलियन या अनजान जानवर नहीं है, ये वाइवर्न है। अच्छा, तो उसे इसका नाम पता है? हाँ, वो बताता है कि ये नॉर्स माइथोलॉजी का एक ड्रैगन है जिसे देवताओं के राजा ओडिन ने खुद बर्फ में कैद किया था। ओडिन ने? ये जानकारी तो सब कुछ बदल देती है। अब वो सिर्फ एक जानवर का सामना नहीं कर रहे, बल्कि एक पौराणिक, लगभग दैवी शक्ति का सामना कर रहे हैं। सही बात है। ओडिन का जिक्र इसे देवताओं के स्तर का खतरा बना देता है, किसी आम जानवर के स्तर का नहीं। इससे उनकी चुनौती और भी बड़ी और लगभग नामुमकिन लगने लगती है। हिरस ये भी बताता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार पहले ये सिर्फ बुरे लोगों को खाता था, लेकिन बाद में इसकी भूख इतनी बढ़ गई कि ये किसी में फर्क नहीं करता था। और अब जब उन्हें पता चल गया है कि दुश्मन कौन है, तो जेक मदद बुलाने का फैसला करता है। यहीं से जेक का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है ना? हाँ, वो आदमी जो अपने अतीत और इस कस्बे से भागना चाहता था, अब उसी कस्बे को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहा है। उन्हें पता चलता है कि रेडियो स्टेशन में एक पुराना रेडियो है जो शायद काम कर जाए, लेकिन उसके लिए एक पावरफुल एंटेना चाहिए जो पास की एक दुकान की छत पर लगा है। तो जे को रेडियो स्टेशन का कर्मचारी हैम्पटन अपनी जान जोखिम में डालकर उस छत पर जाते हैं। हाँ, और जैसे ही जेक एंटीना खोल रहा होता है, ड्रैगन वहां पहुंच जाता है। ये सीन बहुत तनाव भरा है। नीचे क्लेयर और बाकी लोग घबराए हुए हैं, ऊपर जेक और हैम्पटन मौत से जूझ रहे हैं।
और वो बच निकलते हैं। हैम्पटन गोलियां चलाकर ड्रैगन का ध्यान भटकाता है और जेक एंटीना लेकर किसी तरह नीचे कूद जाता है। वो एंटीना लगाने में कामयाब हो जाते हैं और एक सुरक्षा एजेंसी को सिग्नल भी भेज देते हैं, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर है। और मुझे अंदाजा है कि ऑपरेटर उनकी बर्फीले ड्रैगन वाली बात पर यकीन नहीं करता। बिल्कुल नहीं। तो जेक यहाँ पर झूठ बोलता है, कहता है कि कस्बे में गैस विस्फोट हुआ है और फौरन मदद चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल फैसला है। उसे पता है कि सच पर कोई यकीन नहीं करेगा। लोगों की जान बचाने के लिए सिस्टम से झूठ बोलना, ये उसके किरदार को और ज्यादा रियल बनाता है। वो कोई सुपर हीरो नहीं है। नहीं, बस एक आम इंसान है जो मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले ले रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात पूरी करता है, सिग्नल कट जाता है। अब वो पूरी तरह से अकेले है। और कहानी यहाँ एक और क्रूर मोड़ लेती है। हाँ, ये बहुत ही चालाकी भरा और डरावना पल है। वाइवन अपने घोंसले से डॉक्टर डेविड को, जो अब भी जिंदा था, हाँ, उसे उठाकर लाता है और कस्बे के बीच में फेंक देता है। वो उसे चारा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। वो जानता है कि लोग उसे बचाने के लिए बाहर आएंगे। जेक को भी पता है कि ये एक जाल है, लेकिन वो डेविड को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। जैसे ही जेक और कुछ लोग बाहर निकलते हैं, ड्रैगन हमला कर देता है। और इस भगदड़ में फार्ले नाम का एक आदमी ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। और ठीक इसी अफरा तफरी के बीच एक बचाव हेलीकॉप्टर आता है। एक पल के लिए लगता है कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, मदद पहुंच गई। लेकिन कहानी इतनी आसानी से उम्मीद नहीं देती। वाइवन उस हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसे एक आग के गोले में बदल देता है। ये वो पल है जब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अब ये तय हो गया है कि अगर बचना है तो लड़ना पड़ेगा, बाहरी मदद नहीं आने वाली। और यहीं पर मरता हुआ डेविड उन्हें एक बहुत जरूरी और डरावनी जानकारी देता है। हाँ, वो बताता है कि उसने ड्रैगन के घोंसले में 3 बड़े-बड़े अंडे देखे हैं। ओह, तो मतलब ये मुसीबत खत्म नहीं होगी, बल्कि 3 गुना बढ़ जाएगी। अब उनका मिशन सिर्फ अपनी जान बचाना नहीं है, अब उन्हें भविष्य को भी बचाना है। उनकी लड़ाई अब सिर्फ बीवर मिल्स के लिए नहीं, बल्कि शायद पूरी दुनिया के लिए है। वो ड्रैगन को बिजली का करंट देकर मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो भी फेल हो जाता है और इस कोशिश में शिकारी हैस मारा जाता है। उनकी हर योजना नाकाम हो रही है और वो एक एक करके अपने लोगों को खो रहे हैं। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब हीरो वो कदम उठाता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होते। अंत में जेक एक बहुत ही खतरनाक और लगभग आत्मघाती योजना बनाता है। हाँ, उसे एक बड़ा कार्गो ट्रक मिलता है। वो फैसला करता है कि वो अंडों को ट्रक में रखेगा और ट्रक को चारे की तरह इस्तेमाल करके ड्रैगन को एक गहरी खाई की तरफ ले जाएगा। ये उसके किरदार के सफर का चरम है। वो एक ट्रक ड्राइवर था जो अपने भाई की मौत के बाद ट्रक चलाना छोड़ चुका था। अब वो दोबारा स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ रहा है, न सिर्फ शहर को बचाने के लिए, बल्कि शायद अपने अतीत का सामना करने के लिए भी। हाँ, वो उसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो भाग रहा था। वो क्लेयर और बाकी लोगों को रेस्टोरेंट में बंद कर देता है और अकेले ही इस मिशन पर निकल जाता है। वो अंडों को ट्रक में रखकर उसे पूरी रफ्तार से खाई की तरफ ले जाता है। और ड्रैगन गुस्से में ट्रक का पीछा करता है, उस पर हमला करता है और आखिर में ट्रक के विंडस्क्रीन के ठीक सामने आ जाता है। जेक को अब आगे कुछ नहीं दिख रहा। उसके सामने सिर्फ ड्रैगन का गुस्सैल चेहरा है, पर वो ट्रक नहीं रोकता। और खाई के किनारे पर पहुंचने से ठीक पहले आखिरी पल में वो ट्रक से कूद जाता है और वो विशाल ट्रक ड्रैगन और उसके अंडों के साथ उस गहरी खाई में गिरकर एक जोरदार धमाके में तबाह हो जाता है। वाइवॉन का अंत। हाँ, वो बर्फीला ड्रैगन आखिरकार मारा गया। जेक भी बच जाता है और कस्बे में लौटता है। खतरा टल चुका है। और अंत में जब उसे बीमा के पैसे मिलते हैं तो वो जाने का अपना इरादा बदल देता है और क्लेयर के साथ उसी कस्बे में एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करता है। तो ये कहानी एक क्लासिक मॉन्स्टर मूवी से कहीं ज्यादा है। ये एक इंसान के अपने दुख और डर से बाहर निकलकर एक हीरो बनने की कहानी है। जेक ने सिर्फ वाइवन को नहीं हराया, उसने अपने अतीत के राक्षस को भी हराया। और ये भी दिखाया कि जब एक असाधारण संकट आता है तो साधारण लोग मिलकर उसका सामना कैसे करते हैं। इस कहानी का सार यही है कि असली ताकत किसी एक हीरो में नहीं, बल्कि समुदाय के एक साथ खड़े होने में होती है। कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई है। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी में ग्लोबल वार्मिंग एक पौराणिक राक्षस को जगा देती है। ये एक मेटाफर है, एक कल्पना है ना? हाँ, लेकिन क्या हो अगर हमारी आज की हरकतें, जैसे पिघलते ग्लेशियर या परमाफ्रॉस्ट, कल किसी असल भूली बिसरी मुसीबत को जगा दे? हाँ, कोई प्राचीन वायरस या बैक्टीरिया जिसे प्रकृति ने लाखों सालों से कैद कर रखा हो, तो वो कोई पौराणिक राक्षस नहीं होगा। वो एक अनदेखा, अनजाना बायोलॉजिकल खतरा होगा। क्या हम एक इंसानियत के तौर पर
उस दिन के लिए तैयार है? ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।